नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने राजनय के साधन और तरीकों पे की भूमिका के बारे में डिस्कस किया था कि राजनय किस प्रकार किसी देश के हित के लिए कितना आवश्यक है और राजनय का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए ताकि संबंधित राष्ट्र के हितों की पूर्ति की जा सके और लंबे टाइम तक एक स्थायी हितों की पूर्ति जो है वो की जा सके। अलग अलग देशों का अलग अलग देशों का जो राजनय है वो किस प्रकार से है, ये राजनयिक व्यवहार है वो किस प्रकार से है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। आज जो अपना टॉपिक है आज का यूनानी राजनयिक व्यवहार, अर्थात ग्रीक डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस किस प्रकार की है। देखिए, जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तब भी हम सबसे पहले प्लेटो और अरस्तु का अध्ययन करते हैं। अरस्तु को तो राजनीति विज्ञान का जनक मानते ही हैं, उनके गुरु प्लेटो थे और उनके गुरु सुकरात। तो हम ग्रीक पॉलिटिकल थॉट की सबसे पहले जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम ग्रीक पॉलिटिकल थॉट को भूल नहीं सकते। कहीं ना कहीं वहीं के नगर राज्यों से, क्योंकि अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं, तो राजनीति से जुड़ी हुई जो सिद्धांत हैं, जो विषय है, जो थ्योरी है, कहीं ना कहीं से उसकी उत्पत्ति हम वहीं से मानते हैं। इसलिए सबसे पहले आज अगर हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उसमें भी सबसे पहले हम यूनान को ही लेते हैं, क्योंकि राजनय का इतिहास भी यूनानी नगर राज्यों से ही प्रारंभ माना जाता है। यूनानी सभ्यता के प्रारंभिक चरण में नगर राज्यों के राजदूतों को अग्रदूत कहा जाता था, है ना। इनका कार्य केवल संधि वार्ता करने तक ही सीमित नहीं था, वरन ये राजकीय गृहस्थी के संचालन, सभाओं एवं परिषदों में व्यवस्था की स्थापना तथा धार्मिक अनुष्ठानों के संपादन आदि का कार्य भी करते थे। यूनानी सभ्यता के विकास के साथ नगर राज्यों का संबंध जटिल एवं स्पर्धापूर्ण बन गया। अब संधि वार्ता के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ी जो ओजस्वी तथा प्रभावशाली वक्ता हों, इनकी तीव्र स्मरण शक्ति एवं बुलंद आवाज़ हो, ताकि वे दूसरे नगर राज्यों की लोक सभाओं के सम्मुख अपने नगर का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकें और उसकी जोरदार पुष्टि कर सकें। राजनय पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाने लगा जो पुरातत्ववेत्ता, एक कुशल वक्ता, राजनीतिक संबंधों का विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक हो। प्रसिद्ध इतिहासकार थ्यूसिडाइडस के विवरणों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उस समय के राजनयिकों की वक्तृताएं पर्याप्त ओजस्वी तथा बड़ी दिलचस्प होती थी। यूनानी राजनयिक ये कार्य संपन्न करते थे, जैसे स्वागतकर्ता राज्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना, लोकप्रिय नगर राज्य के सम्मुख अपने राज्य के हितों के समर्थन में सभी तरीके अपनाना, विदेशी राज्य के संबंध में सामयिक प्रतिवेदन तैयार करना, विदेशी राज्य में अपने राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा करना आदि। उस समय थ्यूसिडाइडस द्वारा राजनयिक के रूप में संपन्न किए गए कार्य आज भी अध्ययन की दृष्टि से उतने ही उपयोगी हैं जितने उस समय थे। उसके विवादों को शांतिपूर्ण हल करने के लिए संधि वार्ता और सम्मेलनात्मक राजनय के तरीके अपनाए। नगर राज्यों में स्पार्टा तथा एथेंस प्राचीनतम थे। यहाँ अन्य राज्यों के साथ संबंधों की अच्छी परंपराएं विकसित हुई। एथेंस संगठन और भावना की दृष्टि से प्रजातंत्रात्मक था। यहाँ व्यापारिक एवं समुद्र मार्गीय संपर्क की दृष्टि से निवासियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था: दास, विदेशी और एथेंस के नागरिक। अन्य राज्यों के साथ उनके संपर्क का रूप प्रजातंत्रात्मक था। यहाँ का राजनय व्यापार, वाणिज्य और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से प्रभावित था। यूनान के इन नगर राज्यों द्वारा राजनयिकों को अनेक उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार भी प्रदान किए जाते थे। प्रारंभ से ही वैदेशिक संबंधों की रचना में इन राजनयिकों को योगदान न केवल महत्वपूर्ण वरन व्यापक भी था। यूनानी नगर राज्यों के राजनयिक व्यवहार को संक्षेप में हम निम्नलिखित पॉइंटों में इसको हम बता सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यूनानी काल में राजनयिक जो थे वो संधि वार्ताएं केवल मौखिक रूप से हुआ करती थी। सैद्धांतिक रूप में इन वार्ताओं का पूरा
प्रचार किया जाता था, लेकिन लिखित में कहीं भी इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात पहला पॉइंट अपना क्या लेते हैं, यूनानी अगर नगर राज्यों के डिप्लोमेसी की हम बात करें व्यवहारिक रूप से, तो ये संधि वार्ताएं हमेशा मतलब अक्सर मौखिक हुआ करती थी। दूसरा पॉइंट है कि संधि खुले में की जाती थी तथा उनके अनुसमर्थन के लिए दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप में शब्दों का आदान प्रदान करते थे। मतलब गुप्त संधियां अपवाद स्वरूप थी, उनको उचित नहीं समझा जाता था। नंबर 3 है इसमें कि यूनानी नगर राज्य तटस्थता और पंच फैसलों से पूर्ण रूप से परिचित थे। तटस्थता का अर्थ था चुप बैठना। वे विवादों को तय करने के लिए पंच फैसलों की प्रक्रिया अपनाते थे। 300 से लेकर 100 वर्ष ईसा पूर्व तक के काल में पंच फैसलों के 46 मामलों का उल्लेख है। नंबर 4 ले सकते हैं, यूनानी नगर राज्यों द्वारा विकसित सर्वाधिक उपयोगी संस्था वाणिज्यिक दूतों की थी। ये वाणिज्यिक दूत उसी नगर के मूल निवासी होते थे जहां इनको रखा जाता था। ये अपने राज्य में नियुक्तिकर्ता राज्य के हितों की देखभाल करते थे। उनका पद पर्याप्त सम्मानजनक समझा जाता था और अनेक प्रतिभाशाली लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक इस पद पर कार्य भी किया था। यह पद प्राय वंश परंपरा बन जाता था। इन पदाधिकारियों का कार्य न केवल संबंधित राज्य के व्यापारियों के हितों की देखभाल करना होता था, वरन ये राजनयिक संधि वार्ताओं की पहल भी करते थे। इसी प्रकार नेक्स्ट 5वीं शताब्दी ईस्वी तक यूनानियों ने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया था। वे आपसी सहयोग एवं संगठन के महत्व से परिचित थे। उन्होंने युद्ध की घोषणा, शांति की स्थापना, संधियों का अनुसमर्थन, पंच फैसला, तटस्थता, राजदूतों का आदान प्रदान, वाणिज्यिक दूतों के कार्य, युद्ध के कुछ नियम आदि से संबंधित सामान्य सिद्धांतों का विकास भी कर लिया था। वे विदेशियों की स्थिति, नागरिकता, शरणदान, प्रत्यर्पण एवं समुद्र व्यापार आदि से संबंधित विषयों को परिभाषित कर चुके थे। स्पष्ट है कि यूनानियों ने राजनयिक आचार के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति कर ली थी। इस प्रकार से यूनानियों ने राजनयिक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन यूनानी काल के राजनयिक की आलोचना भी की जाती है, जो कुछ बिंदुओं को हम यहाँ लेंगे, जो इस प्रकार से है। यूनानियों के राजनयिक आचार यूनानी काल के राजनयिक की आलोचना करते समय यह तर्क दिया जाता है कि यूनानी लोग अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की धारणा से अपरिचित थे, जिसके बिना श्रेष्ठ राजनयिक यंत्र भी निष्क्रिय हो जाता है। सामान्य यूनान की अपने नगर राज्य के प्रति स्वामी भक्ति इतनी गहरी होती थी कि वह अन्य नगरवासियों को अपना संभावित शत्रु और शेष असभ्यों को स्वाभाविक दास मानता था। ठीक है, राजनयिक संबंधों की विभिन्न उल्लेखनीय धारणा के होते हुए भी यूनानियों का राजनयिक आचार कई दृष्टियों से दोषपूर्ण था। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि वो परस्पर इतने ईर्ष्यालु थे कि इससे उनकी आत्मरक्षा की आवश्यकता को भी हानि पहुंचती थी। मतलब एक वो कहते हैं ना कि श्रेष्ठता की जो भावना है वो यूनानियों में रही है। वो सिर्फ अपने नगर राज्यवासियों को ही महत्व देते थे, दूसरों को वो या तो दास बनाने पे विश्वास करते थे या फिर शत्रु ही मानते थे। तो वो परस्पर एक तरह से ईर्ष्यालु ज़्यादा थे। तो आत्मरक्षा की आवश्यकता ही उनको, मतलब अपने स्वार्थ की जो पूर्ति थी उसी पर उनका ध्यान रहता था। दूसरी बात हम ले सकते हैं कि यूनानी लोग स्वभाव से अच्छे राजनयिक नहीं थे। अत्यंत चतुर एवं चालाक होने के कारण वे अत्यधिक संदेहशील थे। फलतः उनके अविश्वास के कारण कोई संधि वार्ता सफल नहीं हो पाती थी। तो एक तो ईर्ष्यालु थे, दूसरे एक कहते हैं ना वहमी, संदेहशील, कि किसी पर विश्वास नहीं करते थे। तीसरी बात यह है कि यूनानी नगर राज्यों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दायित्वों का सही वितरण न होने के कारण राजनयिक कार्यों में कठिनाई एवं भ्रम पैदा हो जाते थे। यूनानी यह नहीं खोज पाए कि प्रजातंत्रात्मक राजनयिक को स्वेच्छाचारी राजनीति की भांति कैसे कार्यकुशल बनाया जा सकता है। यही गलती उनके विनाश का कारण भी बनी। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था होने के कारण उनके निर्णय न तो गुप्त रहते थे और न ही शीघ्र लिए जा सकते थे। उनके राजदूत सर्वशक्ति संपन्न नहीं होते थे, अतः छोटे छोटे निर्णयों में भी विलंब हो जाता था।
उस काल की जनसभाएं अनुत्तरदायी थी। स्वयं के निर्देशानुसार कार्य करने वाले राजदूत के कार्यों को भी रद्द कर देती थी। अर्थात अपन कहते हैं कि यूनान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन यूनान ने अपनी पद्धति, अपनी सोच, यूनानी जो नागरिकों की सोच थी, शासकों की सोच थी, स्वार्थ की भावना, संदेहशीलता, कुछ इस तरह के अवगुण थे जिससे कि वो हम ये कहें कि जो राजनय की थ्योरी है उनकी, या राजनय जो है वो सफल राजनय को नहीं अपना पाए थे। तो इसके साथ ही हम यूनानी राजनयिक व्यवहार को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना भारतीय राजनयिक व्यवहार, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।